अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे, बरसात आ रही है क्योंकि बरसात की आमद है, तो इसमें पूरे साल में सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर को इस महीने में नुकसान का सामना रहता है। तो इस नुकसान की वजह क्या बनती हैं, कौन सी बीमारियां हैं जो इस मौसम में आके पकड़ लेती हैं बर्ड को, और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिससे करके हम इनसे बच सकते हैं। तो आज मैं इस पे बात करूँगा। पहला तो ये कि बरसात के मौसम में जो सबसे बड़ी मुश्किल का सामना होता है, हमेशा पूरा साल में जब हीट ऊपर जाती है तो ह्यूमिडिटी नीचे आया करती है। बरसात में ये हुआ करता है कि बरसात में नमी का तनासुब गर्मी के बढ़ने के साथ बजाय कम होने के बढ़ जाया करता है, और 80 से 90% नमी का तनासुब हवा में हुआ करता है। तो इस नमी के ज़्यादा बढ़ जाने से सबसे पहला जो मसला बनता है वो ये होता है कि शेड में जो परिंदे बीट वगैरह करते हैं, बिस्तर चाहे वो बूरा है, लकड़ी का बूरा है या चावल की फक है, कुछ भी डाला गया है, तो उसमें उनकी बीट मिक्स हुआ करती है। जब नमी का तनासुब बढ़ता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन यानी कि फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाया करता है बिस्तर की निचली सतह पे, जिसकी वजह से बिस्तर से जो मुमकिना बीमारियां बर्ड को लगती हैं। कॉक्सी का मसला बहुत ज़्यादा देखा गया इस मौसम में। कॉक्सी जो है ये इंटेस्टिनल इन्फेक्शन का नाम है। सीकल हो या इंटेस्टिनल हो, ये बर्ड को दोनों सूरतों के अंदर कमज़ोर कर देता है, अमवात की शरह बढ़ जाती है, खुराक खाना छोड़ देते हैं, इवन के पानी पीना भी छोड़ देते हैं कॉक्सी की बीमारी में। तो कॉक्सी की बीमारी जो है वो बिस्तर में नमी के बढ़ जाने की वजह से आया करती है। दूसरा, बरसात के मौसम में फाउल पॉक्स देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कलगी पे दाना निकलना, आँख पे दाना निकलना या जिल्द पे मुख्तलिफ़ जगहों पे दानों का बन जाना, इसकी वजह से चूज़े को, मुर्गी को या बड़े बर्ड को जिस उम्र में भी हो वो बुखार की शिद्दत रहती है उसमें। ब्रायलर में जो है वो फाउल पॉक्स का इशू नहीं देखा गया इतना। तो जो गोल्डन देसी मिस्री या असील या घरेलू सतह पे या कमर्शियल सतह पे जो भी फार्मिंग इसकी हो रही है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो फाउल पॉक्स की वैक्सीन एक तो आप देख लें कि इन दिनों में अगर अभी तक आप अपने बर्ड को नहीं लगवाई तो कोशिश करें उसको जल्द से जल्द फाउल पॉक्स की वैक्सीन लगाने की। फाउल पॉक्स की वैक्सीन लगाने का तरीक़ाकार इंतहाई आसान है। आप वैक्सीन बाज़ार से मिलती है, नीडल उसके साथ हुआ करती है। आपने नीडल को ओपन करना है, वैक्सीन की बोतल में उसको डिप करना है, और जो चूज़ा है या मुर्गी है या मुर्गा है, किसी उम्र में भी है, उसका आप जब पर खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जॉइंट, एक खाल का टुकड़ा आपको नज़र आएगा, दोनों तरफ उसने खाल को जॉइंट किया हुआ होगा। वो मखसूस जो है इसकी स्पेस, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो उसमें आप इसको वहाँ पे नीडल को डिप करके वैक्सीन में एक दफ़ा लगाएंगे और वापस बाहर निकाल लेंगे, और ये आपकी वैक्सीन लग चुकी। अब दूसरी इसकी एक आपको हर्बल रेमेडी बताता हूँ, वो ये है कि तारा मीरा का इन दिनों में इस्तेमाल शुरू करें। फ़ी 50 किलो की बोरी आप बाय प्रोडक्ट डाल रहे हो या अपनी फ़ीड डाल रहे हो, यानी कि बाज़ार से ख़रीद के कमर्शियल फ़ीड इस्तेमाल कर रहे हो या अपनी बना रहे हो, 150 ग्राम तारा मीरा फ़ी बैग आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एंटीवायरल है, ठंडक है इसमें, इससे ये बहुत सपोर्टिव है इससे पॉक्स की डिज़ीज़ से बचने का, और मच्छर वगैरह ये बढ़ जाया करते हैं इन दिनों में, तो ये उसमें भी काफ़ी मददगार साबित हुआ करता है। दूसरा, आप एक काम ये करें कि पॉक्स से बचने के लिए, अगर आपने अपने शेड में लकड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है, को बांस लगाए हुए हैं, आपकी छत कच्ची है, आपकी छत में को लकड़ी का इस्तेमाल हुआ हुआ किसी भी तरह का, ये अंदर रखिए, तो कोशिश करें उसे रिमूव करने की। अगर आप नहीं कर सकते उसको रिमूव तो उसमें कोई स्प्रे करें, वरना ये काला तेल एक जगह पे मैंने देखा है फार्मर भाई ने लगाया अपने शेड में, तो उससे वहाँ पे टिक्स का प्रॉब्लम उसका ख़त्म हो गया था। तो इसकी कोई मतलब मेडिकली तो मैंने इसकी कोई ऐसी रिसर्च अभी तक ना पढ़ी है ना देखी है कि साइंटिफिक पैरामीटर्स इसके क्या हैं काले तेल के, कि इसमें ये टिक्स की जो है वो अफजाइश को रोके लकड़ी पे। लेकिन मैं एक ही आपसे शेयर कर रहा हूँ एक फार्मर का बयानिया
कि उसको इससे फ़र्क पड़ा, लेकिन आप स्प्रे करवा लें उस पर लकड़ी में ना, ताकि वहाँ पे ये टिक्स का इशू इस मौसम में ना आए। टिक्स की वजह से भी बुखार हुआ करता है। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो बरसात में करके आप बच सकते हो। कुछ फार्मर भाई तरबूज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस मौसम के अंदर, तो तरबूज के इस्तेमाल को भी मखसूस करना है मेरे भाई। तरबूज बेजा देना बर्ड के लिए कतन ठीक नहीं हुआ करता। ये सारा पानी की उस पर मुश्तमिल है, वाटर बेस है, वाटर मेलन इसका नाम है। तो आप जब फीड के साथ इसको की मिकदार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो वाटर इनटेक ज़्यादा लेने से चूज़ा जो एक तो वो फीड कम खाएगा, दूसरा अगर खुदा न खास्ता एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो तो उसे डायरिया हो जाएगा और ये बीमारी की शक्ल इख्तियार करेगा। डायरिया होगा तो वो बिस्तर भी गीला होगा और एक डिज़ीज़ से दूसरी डिज़ीज़ भी आ सकती है। तो मेरा भाई ये तरबूज़ के इस्तेमाल को भी मखसूस करना है। बरसात में अगर तरकी कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। इन दिनों में जो है ना, आप ना खिलाओ तो मेरा मशवरा है कि आप ना खिलाएं इसे तरबूज़ को इन दिनों में। फाउल पॉक्स की वैक्सीन लगानी है। हर्बल रेमेडी में तारामीरा का इस्तेमाल करना है। तीसरा आप इसमें ये करेंगे बरसात में कि अगर आपके शेड का इंतज़ाम ऐसा है कि वहाँ पे कोई बालकनी वगैरह नहीं ऊपर शेड के बनी हुई, जब बारिश आया करती है तो उसकी फुहार शेड के अंदर आती है और आप मजबूरन उसके पर्दे उठा दिया करते हैं बारिश के दौरान, तो मेरे भाई पानी में पिलाने वाले एसिडिफायर मार्केट में मिलते हैं। आप एसिडिफायर को फीड में भी डाल सकते हो, पाउडर शेप में भी होता है और पानी में भी पिला सकते हो। एसिडिफिकेशन क्या करती है, आपके बिस्तर में अमोनिया जो प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है, उसकी मिकदार को काफ़ी हद तक कम कर दिया करती है। अब कुछ भाई ये कहते हैं मुझे कि डॉक्टर साहब अपने शेड में हम गए तो हमारी तो आंखों में जलन नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि अमोनिया गैस नहीं है। तो मेरे भाई ये अर्ज़ करूँगा कि एक हसास से हसास इंसान भी जो अमोनिया को अपनी आँख के ज़रिए महसूस कर देता है, उसकी मिकदार 20 ppm तक जब पहुंचती है तो वो एक हसास से हसास इंसान की आँख में लगती है। इससे ज़्यादा कम मिकदार होगी तो उसकी आँख में से ना पानी निकलेगा और ना वो इसे डायग्नोज कर पाएगा कि मैं शेड में गया तो मेरी आंखों में जलन थी, तो उसमें जिन्हें मैंने देख लिया। अब इसके जो टूल हैं चेक करने के वो हर किसी के पास हैं भी नहीं है। तो बर्ड जो है ना, वो चाहे ब्रायलर है, चाहे लेयर है, या कोई भी किसी टाइप में भी मुर्गी है, वो अमोनिया को बर्दाश्त करने की उसमें जो कैपेबिलिटी है वो 5 ppm तक है। इससे ऊपर जो है उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक में वो खलल पैदा करती है, डिज़ीज़ आती है रिस्पायरेटरी ट्रैक में, सांस का मसला, आईबी हो गया, सीआरडी हो गया, सीसीआरडी हो गया, कुछ भी हो गया, उसके निज़ाम तनफ़ुस में पाए जाने वाली बीमारियों में जो है इस गैस का बहुत बड़ा हाथ है। जब आप पर्दे ऊपर करेंगे बारिश से बचने के लिए तो वो खामखा जो है अंदर गैस इकट्ठी होगी, निकालने का इंतज़ाम नहीं होगा। या तो आपकी एग्जॉस्ट फ़ैन हो, आप वो चला दिया करें। तो एग्जॉस्ट फ़ैन भी नहीं है और हमने पर्दे भी बारिश से बचने के लिए ऊपर कर दिए, तो अंदर चूज़े की हीट जो है वो भी रुक गई, वेंटिलेशन भी नहीं रही। तो बंदे फिर भागते फिरते हैं कि जी ये डॉक्टरों ने गलत मशवरे दे दिए, हम फार्मिंग में आ गए, हमारा नुकसान हो गया। मेरे भाई पोल्ट्री बिल्कुल नुकसान वाला कारोबार नहीं है। नुकसान वाली चीज़ ये है कि हमने ना आज तक इसको सीखा, ना सीख के कुछ बताने वालों ने सही नहीं बताया, कुछ पूछने वालों ने भी नहीं चाहा कि हम सही चीज़ तक पहुंच पाएँ। जब आपने बिना जाने बिना देखे अपने सिस्टम को स्टार्ट कर लिया तो अब आप इस चीज़ को इल्ज़ाम दो कि पोल्ट्री गलत है, ये कतई ठीक नहीं है। बरसात शुरू होने वाली है, ये मैंने एक पब्लिक मैसेज फॉरवर्ड करना था और ये अल्लाह के रज़ा के लिए इस चीज़ को जो है वो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ वक्त से पहले कि आप इस चीज़ में अमल करें, आप एहतियात करें। बरसात के दिनों में हर साल की ये रूटीन है, मैं देखता आ रहा हूँ साल से कि इन 2 माह में पोल्ट्री फार्मर ज़्यादा नुकसान किया करते हैं। आप इन एहतियाती तदाबीर से बच सकते हैं इस नुकसान से। इस मौसम में जो बीमारी मुमकिन तौर पे आती है, सांस की बीमारियां हो गई या चिकन पॉक्स हो गए, इसकी वजूहात आपको बता दी, इसका इलाज आपको वो भी मैंने बता दिया हर्बल रेमेडी के तौर पे कैसे कर सकते हैं। बाकी फिर अगर खुदा ना खास्ता फिर भी डिज़ीज़ आ गई तो वो फिर इसकी दवाएं हैं, प्रॉपर इसकी थेरेपी है। तो वो अगर किसी भाई को खुदा ना खास्ता इसका सामना पड़ा तो वो नीचे कांटेक्ट कर सकता है, तो उसको जो है वो बता दिया जाएगा इसकी दवाओं के बारे में कि क्या इस्तेमाल करें। लेकिन आप कोशिश करो कि दवाओं से भी बचो, अपने निज़ाम को इतना मौसर बनाओ कि आपको दवाओं पे पैसे ना लगाने पड़ें।